नमस्कार दोस्तों, मैं आर वशिष्ठ आप सभी का फिर से जोहार एडू कैंपस में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने आपको आरबीआई के द्वारा की जाने वाली तरलता प्रबंधन के बारे में बताया था और साथ ही साथ हमने एक नई चैप्टर की शुरुआत की थी, मौद्रिक नीति। हम जान चुके हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की केंद्रीय बैंक है, इनके द्वारा मौद्रिक नीति को बनाया जाता है एवं लागू किया जाता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति का तात्पर्य क्या है, मौद्रिक नीति कितने प्रकार के होते हैं एवं साथ ही साथ हमने आपको मौद्रिक नीति से संबंधित 3 चीज़ों के बीच अंतर स्थापित करने बताया था। हमने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति के यंत्र, मौद्रिक नीति के टारगेट्स एवं मौद्रिक नीति के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य के बीच में अंतर होता है। हमने आपको बताया था कि जब हम मौद्रिक नीति के यंत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सारे मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपाय आते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हीं मात्रात्मक और गुणात्मक उपायों का प्रयोग कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। अतः इन मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपायों को हम मौद्रिक नीति के यंत्र मानते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर महंगी मौद्रिक नीति को लागू करना है तो इसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो दर को बढ़ाती है और अगर सस्ती मौद्रिक नीति को लागू करना है तो रेपो दर को कम किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मात्रात्मक उपायों का प्रयोग किया गया है मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए। अतः ये सारे मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपाय मौद्रिक नीति के उपाय या यंत्र माने जाते हैं। दो चीज़ों के बीच अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं, वह है मौद्रिक नीति के लक्ष्य या टारगेट्स एवं मौद्रिक नीति के उद्देश्य। ये दोनों एक दूसरे के अलग हैं। जब हम मौद्रिक नीति के टारगेट्स की बात करते हैं या मौद्रिक नीति के लक्ष्य की बात करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि मौद्रिक नीति के द्वारा किन किन आर्थिक मदों को प्रभावित किया जाता है, किन किन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। So we have seen that when Reserve Bank of India implements monetary policy, there are 3 important economic variables that are impacted. The first one is the flow of credit in the economy. Either credit volume is increased or it is reduced by Reserve Bank of India. Second important variable is supply of money and the third one is rate of interest. So ये उधार की मात्रा, मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर, ये 3 जो है मौद्रिक नीति के टारगेट्स माने जाते हैं। मौद्रिक नीति को लागू कर इन 3 आर्थिक मदों या इकोनॉमिक वेरिएबल्स को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। और आज की क्लास में फिर हम मौद्रिक नीति के उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है मौद्रिक नीति के उद्देश्य। इसमें मैं आपको प्रमुखतः 4 उद्देश्यों के बारे में बताऊंगा। पहला उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, दूसरा उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि, तीसरा उद्देश्य है मूल्य की स्थिरता, मूल्य की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस एंड द फोर्थ वन इज विनिमय दर की स्थिरता, विनिमय दर की स्थिरता। ये 4 प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं मौद्रिक नीति के। इन उद्देश्यों को हम एक एक कर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के मौद्रिक नीति को लागू किया जाना आवश्यक होता है। क्या मौद्रिक नीति सस्ती होनी चाहिए या मौद्रिक नीति महंगी होनी चाहिए इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह हम जानने की कोशिश करेंगे इस डिस्कशन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग
इसके प्रथम उद्देश्य को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना। इसे आप आर्थिक वृद्धि कहिए या आर्थिक समृद्धि कहिए, या आप इसे सिंपली वृद्धि भी कह सकते हैं। तो आर्थिक समृद्धि या वृद्धि को प्राप्त करना मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यह समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या होता है, राइट। आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए, जब उत्पादन के स्तर में वृद्धि हो, उत्पादन के स्तर में वृद्धि, उत्पादन के स्तर में वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। उत्पादन के स्तर को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी में वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि मानते हैं, ठीक है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि या जीडीपी में वृद्धि को हम आर्थिक वृद्धि मानते हैं। तो अगर हम पिछले साल की तुलना में ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो हम इसे ग्रोथ मानेंगे, हम इसे वृद्धि मानेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने वर्ष 2020 में हमने 200 यूनिट्स या इकाइयों का उत्पादन किया। हमने 200 वस्तुओं का उत्पादन किया वर्ष 2020 में, और वर्ष 2021 में ये उत्पादन बढ़कर 210 यूनिट या इकाइयाँ हो गई, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्पादन के स्तर में हमें वृद्धि देखने को मिला है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल हमने 200 यूनिट्स का उत्पादन किया था, इस साल उत्पादन बढ़कर 210 यूनिट हो गया है। तो जब उत्पादन या जीडीपी में वृद्धि हो तो आप इसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं, राइट। हम सभी जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हम एग्रीकल्चर को मानते हैं, देन दिस इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड दिस इज सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है। और अगर आपको यह देखने को मिले कि उत्पादन के स्तर में पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है तो आप इस स्थिति को आर्थिक वृद्धि कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि अगर वर्ष 2020 में हमने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में 100 यूनिट्स वस्तुओं का उत्पादन किया और इस साल हमने 2010 वस्तुओं का उत्पादन किया, तो देख सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में उत्पादन या जीडीपी के स्तर में वृद्धि हुई है। इस स्थिति को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं, राइट। तो आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। अब हम यह समझेंगे कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मौद्रिक नीति 2 प्रकार के होते हैं, सस्ती एवं महंगी। अब हमें यह सीखना है कि आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति सस्ती होनी चाहिए या मौद्रिक नीति महंगी होनी चाहिए। तो याद रखें, आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। हम सीख चुके हैं कि सस्ती मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज दर कम हो जाते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि निवेश का संबंध ब्याज दर से उल्टा होता है। जब ब्याज दर कम होंगे तो निवेश में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। चूँकि
कम ब्याज पे हमारे निवेशक या उत्पादक वर्ग बैंकों से उधार लेकर निवेश करेंगे। प्लांट खुलेगा, फैक्ट्रीज ओपन होंगे और उत्पादन के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उस पर निवेश किया जाएगा। तो देखिए निवेश में यहाँ पे वृद्धि हो रही है, नए नए प्लांट्स खुल रहे हैं, नए नए फैक्ट्रीज खुल रहे हैं और इस निवेश के फलस्वरूप जो है उत्पादन के स्तर में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा, जिसे आप आर्थिक वृद्धि कहते हैं। देखिए, है ना, आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि हम ब्याज दर को कम करें अथवा सस्ती मौद्रिक नीति को लागू करें। तो मैंने आप लोग को पहला उद्देश्य बताया आर्थिक वृद्धि का। आप याद रखें, आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य उत्पादन अथवा जीडीपी के स्तर में वृद्धि से होता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सस्ती मौद्रिक नीति से वृद्धि संभव कैसे हो पाता, क्योंकि जब सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाता तो इसके फलस्वरूप ब्याज दर में गिरावट आ जाती है, निवेश में तेजी आती है और निवेश बढ़ने के फलस्वरूप ही उत्पादन का स्तर बढ़ता है, जिसे हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है रोजगार के स्तर में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह सीखना है कि रोजगार को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर का सृजन हो सके, इसके लिए किस तरह की मौद्रिक नीति सहायक होंगी। आप जानते हैं दो तरह की मौद्रिक नीति है, सस्ती एवं महंगी। अगर हम रोजगार के नए अवसर को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए निवेश को बढ़ाना होगा और निवेश को बढ़ाने के लिए हमें ब्याज दर को कम करने होंगे। ब्याज दर का कम होना सस्ती मौद्रिक नीति कहलाता है। तो रोजगार में वृद्धि, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। सस्ती मौद्रिक नीति, इसमें क्या हो जाते हैं, ब्याज दर को कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है, मात्रात्मक उपायों का प्रयोग, जैसे रेपो रेट को कम कर दिया गया, ब्याज दर कम हो जाएंगे। जब ब्याज दर कम होगा तो निवेश में हमें वृद्धि देखने को मिलेगा और निवेश जब बढ़ेंगे तो नए रोजगार के अवसर का सृजन होगा, रोजगार में आपको यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगा, हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो सस्ती मौद्रिक नीति से दो प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। एक, इससे नए रोजगार के अवसर का सृजन किया जाता है और साथ ही साथ इसके फलस्वरूप जो है उत्पादन के स्तर में हमें वृद्धि देखने को मिलता है। अतः सस्ती मौद्रिक नीति से हम रोजगार में वृद्धि एवं आर्थिक वृद्धि दोनों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तीसरा उद्देश्य जो है वह है मूल्य की स्थिरता। केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल्य को स्थिर रखना चाहती है। याद रखें, केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल्य को स्थिर रखना चाह रही है। मूल्य को स्थिर रखने का मतलब क्या है? मूल्य को स्थिर रखने का मतलब है कि मूल्य में ना तो अत्यधिक वृद्धि होनी चाहिए, ना तो मूल्य में अत्यधिक गिरावट होनी चाहिए। जब मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होता है तो हम इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। और जब मूल्य में अत्यधिक गिरावट हमें देखने को मिलती है तो हम इसे क्या कहते हैं? अस्फीति, अस्फीति या डिफ्लेशन। हम इसे अस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। जब मूल्य अस्थिर होंगे, जब मूल्य स्थिर नहीं होंगे तो दोनों में से एक बात की संभावना होगी, या तो मूल्य में आपको अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेगा जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं, या मूल्य में आपको गिरावट देखने को मिलेंगी जिसे आप अस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं। और ये दोनों ही स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह है। राइट, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इन्फ्लेशन होता है तो
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने लगते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि मूल्य में गिरावट देखने को मिले, यदि मूल्य जो है कम होते जा रहे हैं, तो इससे हमारे उत्पादक वर्ग जो है हतोत्साहित होंगे, उनका मुनाफा या प्रॉफिट कम हो जाएगा और ऐसा होने की स्थिति में वे अब उत्पादन कम करना चाहेंगे। इसके लिए वे लेबर फोर्स को हायर नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग भी कार्यरत हैं उनके फैक्ट्रीज में उनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उनको उत्पादन कम करना है, श्रमिक बल की आवश्यकता कम पड़ेगी, श्रमिक बलों की छंटनी की जाएंगी, उनको फैक्ट्री से बाहर निकाला जाएगा। इससे बेरोजगारी की स्थिति में वृद्धि हो जाएंगी और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो उत्पादन या जीडीपी का स्तर कम हो जाएगा और इस स्थिति को हम मंदी कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि मंदी के दौरान दो चीज़ आपको देखने को मिलता है। पहला, आप देखेंगे कि बेरोजगारी की दर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई है, एवं दूसरा आप देखेंगे कि इससे उत्पादन का स्तर कम हो गया है, जीडीपी कम हो गया है। तो अपस्फीति या मूल्य का कम होना यह एक कारण है आर्थिक मंदी का, राइट है ना। इससे लोग बेरोजगार होते चले जाते। तो देख सकते हैं दोनों ही स्थिति जो है हमारे इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंडेट दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूल्य को स्थिर रखे। मूल्य को स्थिर रखने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति दोनों की स्थिति से निपटना, राइट है ना। हम मूल्य को स्थिर रख अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति से होने वाले कुप्रभावों से बचाने का प्रयास करते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई के द्वारा मूल्य को स्थिर कैसे रखा जाता है अपनी मौद्रिक नीति से। हमने आपको बताया कि मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है मूल्य को स्थिर रखना, राइट। मूल्य को स्थिर रखने का अर्थ है ना तो इन्फ्लेशन और ना ही डिफ्लेशन होनी चाहिए इकॉनमी में। तो मौद्रिक नीति से यह कैसे संभव हो पाता है यह हम आपको बता रहे हैं। तो मान के चलिए कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, लेट्स सपोज प्राइसेस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन है। तो हमने आपको बताया है कि इन्फ्लेशन से निपटने के लिए महंगी मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान क्या किया जाएगा? महंगी मौद्रिक नीति को लागू किया जाएगा। महंगी मौद्रिक नीति को लागू किया जाएगा। इसमें क्या होता है? आरबीआई ब्याज दर को बढ़ाने का प्रयास करता है। ब्याज दर के बढ़ने से जो है वो इन्फ्लेशन कम हो सकता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कैसे, क्योंकि जब ब्याज दर बढ़ेंगे लोग कम उधार लेंगे, यानी लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम हो जाएंगी अर्थव्यवस्था में। इससे मांग में आपको गिरावट देखने को मिलेगा और जैसे जैसे मांग में कमी आएंगी वस्तुओं के मूल्य भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, राइट। तो इन्फ्लेशन के दौरान महंगी मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। लेकिन यदि इकॉनमी में अपस्फीति की समस्या है, डिफ्लेशन की समस्या है, प्राइसेस जो है बढ़ नहीं रहे बल्कि प्राइसेस जो है कम होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो रहे हैं, वे उत्पादन नहीं करना चाह रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति बढ़ सकती है अपस्फीति के टाइम, राइट। तो अपस्फीति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। इसमें आप देख चुके हैं कि ब्याज दर को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि लोग अब ज़्यादा उधार या क्रेडिट लेंगे, जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ेंगी। मनी सप्लाई बढ़ने से समग्र मांग में वृद्धि देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे मांग में वृद्धि देखने को मिलेंगे मूल्य भी बढ़ेगा। अब ये दो फैक्टर्स जो है, समग्र मांग में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि, देखिए मूल्य कम होता जा रहा था, मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता थी ताकि हमारे उत्पादक वर्ग को प्रोत्साहन मिले, वे उत्पादन करें और इसके लिए लेबर फोर्स को हायर करें। अब देखिए यहाँ पे मूल्य में वृद्धि होने लगा है, यानी हम अपस्फीति की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मूल्य की स्थिरता के ऑब्जेक्टिव को या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों तरह की मौद्रिक नीति सहायक
होती है, राइट। डिपेंड करता है कि इकॉनमी में किस तरह की स्थिति है। अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन है तो केंद्रीय बैंक के द्वारा महंगी मौद्रिक नीति को जारी किया जाएगा, और अगर इकॉनमी में डिफ्लेशन या अस्फीति की स्थिति है तो केंद्रीय बैंक के द्वारा सस्ती मौद्रिक नीति को जारी किया जाएगा। जहाँ कि मैंने आप लोग को बताया था कि वृद्धि एवं रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आरबीआई के द्वारा सस्ती मौद्रिक नीति लागू किया जाता है, लेकिन मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दोनों तरह की मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आर्थिक स्थिति है। इन्फ्लेशन के दौरान महंगी एवं डिफ्लेशन या अस्फीति के दौरान सस्ती मौद्रिक नीति को लागू किया जाएगा। ये 3 उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ मौद्रिक नीति के। इसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति से विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहता है। यह मौद्रिक नीति या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक उद्देश्य होता है, विनिमय दर की स्थिरता। अब हम लोग देखेंगे विनिमय दर क्या है। विनिमय दर जिस दर पर दो देशों की करेंसी का विनिमय हो, उसे हम विनिमय दर कहते हैं, है ना। जिस दर पर दो देशों की करेंसी का विनिमय हो उसे विनिमय दर कहा जाता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, $1 75 रुपये के बराबर है। ये कल का मैं बता रहा हूँ, आज डेट आपका क्या है, 8 दिसंबर 2021। 8 दिसंबर 2021 का विनिमय दर जो है वो आपका कितना है, $1 जो है 75 रुपये के बराबर है। यानी अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपी के बीच में अगर विनिमय होता है तो इस दर पर विनिमय होगा। $1 को प्राप्त करने के लिए हमें 75 रुपीज़ खर्च करने होंगे, है ना। या फिर $1 के बदले हमें 75 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसलिए हम इसे ऐसे परिभाषित करते हैं कि जिस दर पर दो देशों की करेंसी का विनिमय हो उसे हम विनिमय दर कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि विनिमय दर होता क्या है। देखिए, जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं सबके अपने अपने मूल्य हैं, सबके अपने अपने दाम हैं, है ना। आप इस पेन को देख रहे हैं, इसका अपना एक प्राइस होगा। इस सेल फोन को देख रहे हैं, इसका एक अपना प्राइस होगा। आपके सामने ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आपके सामने ये इंटरैक्टिव पैनल लगा हुआ है, इसके अपने मूल्य है। एसी का अपना मूल्य है, कपड़े के अपने मूल्य है, फुटवेयर के अपने मूल्य है। आप जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं को अपने आसपास देख रहे हैं सबके अपने अपने मूल्य हैं। किसी का दाम 10 रुपये, किसी का दाम 15 रुपये, किसी का दाम 50 रुपये, किसी का 100 रुपये, किसी का 1000, किसी का 10,000। सभी वस्तुओं और सेवाओं के अपने अपने दाम होते हैं, अपने अपने मूल्य होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम विदेशी करेंसी को भी एक वस्तु मान लें, जैसे डॉलर को हम एक वस्तु मान लेते हैं, तो इसका भी अपना एक मूल्य होगा, राइट। और इसी मूल्य को आप विनिमय दर कहते हैं। तो विनिमय दर क्या होता है, विदेशी करेंसी का मूल्य को हम विनिमय दर कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। इसका मतलब है $1 का मूल्य जो है 75 रुपये है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक पेन का मूल्य 1 पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज़, हम लोग ये लिखते हैं। देखिए, एक पेन का मूल्य जो है 10 रुपये है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। दैट मीन्स $1 का मूल्य जो है वो 75 रुपये है। तो जब हम विदेशी करेंसी के मूल्य को भारतीय करेंसी में या घरेलू करेंसी में प्रदर्शित करते हैं तो इसे विनिमय दर कहा जाता है। देखिए,
विदेशी करेंसी विदेशी करेंसी विदेशी करेंसी के मूल्य को जब घरेलू करेंसी में प्रदर्शित किया जाए तो हमें विनिमय दर प्राप्त होता है। ठीक है, तो $1 $75 के बराबर है, यानी $1 का मूल्य जो है $75 के बराबर है। हमने एक विदेशी करेंसी का मूल्य को घरेलू करेंसी में प्रदर्शित किया, तो विनिमय दर ये आपका क्या है, 75 है। तो जब हम विनिमय दर की बात करते हैं, इसका मतलब होता है विदेशी करेंसी का मूल्य। जब हम विनिमय दर की स्थिरता की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि विदेशी करेंसी का मूल्य जो है स्थिर होना चाहिए, है ना। चूंकि विनिमय दर का मतलब होता है विदेशी करेंसी का मूल्य। जब हम विनिमय दर की स्थिरता की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि विदेशी करेंसी का मूल्य जो है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी करेंसी का मूल्य भारतीय करेंसी में स्थिर रहे। अगर विनिमय दर स्थिर नहीं है, याद रखें विनिमय दर, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, विनिमय दर का मतलब होता है विदेशी करेंसी का मूल्य। यदि विनिमय दर स्थिर नहीं है तो दो तरह की संभावना है, या तो विदेशी करेंसी का मूल्य बढ़ेगा या विदेशी करेंसी का मूल्य कम होगा। जैसे देखें, मान लीजिए कि विनिमय दर पहले 75 था, यानी डॉलर का मूल्य कितना था, 75। अब देखिए डॉलर का मूल्य बढ़कर 78 रुपीज़ हो गया, फिर डॉलर का मूल्य बढ़कर आपका 79 रुपीज़ हो गया, फिर डॉलर का मूल्य बढ़कर आपका क्या हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, विनिमय दर बढ़ रहा या कम हो रहा, बताइए। यहाँ पे विनिमय दर बढ़ रहा या कम हो रहा। विनिमय दर का मतलब होता है विदेशी करेंसी का मूल्य। पहले विदेशी करेंसी का मूल्य 75 रुपये था, फिर 78 हुआ, फिर 79 हुआ, फिर 80 हो गया। विनिमय दर यहाँ पे बढ़ रहा या विदेशी करेंसी का मूल्य बढ़ रहा, इसे आप रुपए का कमज़ोर होना कहते हैं। रुपए का कमज़ोर होना। यहाँ पे रुपए जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा, देख सकते हैं। दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर, राइट। रुपी इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर। रुपी यहाँ पे कमज़ोर हो रहा डॉलर के मुकाबले। आप कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए पहले $1 को प्राप्त करने के लिए मात्र हमें 75 रुपीज़ चाहिए था, किंतु अब जब $1 80 रुपये के बराबर हो गया है, इसका मतलब है कि अब हमें $1 को खरीदने के लिए, $1 को प्राप्त करने के लिए 80 रुपये खर्च करने होंगे। रुपये क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। इसकी क्रय करने की क्षमता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। पहले आपको मात्र 75 रुपीज़ में $1 मिल जा रहा था, अब $1 को प्राप्त करने के लिए आपको 80 रुपये, पहले से ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है रुपए क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। तो जब विनिमय दर बढ़े, विनिमय दर का मतलब होता है विदेशी करेंसी का मूल्य, तो जब विनिमय दर बढ़े या विदेशी करेंसी का मूल्य बढ़े तो आप इसे रुपए का कमज़ोर होना कहते हैं। और जब रुपए डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा तो साथ ही साथ आप देखिए कि डॉलर जो है रुपए के मुकाबले मजबूत हो रहा। यहाँ पे रुपए डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा। इसका अर्थ यह भी है कि डॉलर जो है
रुपए के मुकाबले क्या हो रहा, मजबूत हो रहा। कैसे, देखिए पहले $1 जो है 75 रुपए को खरीद सकता था, अब $1 80 रुपए के बराबर हो गया है, यानी $1 अब पहले से ज़्यादा रुपए को खरीद सकता है। पहले $1 मात्र 75 रुपीज़ को खरीद पा रहा था, अब $1 जो है 80 रुपए को खरीद सकता है। तो यहाँ पे डॉलर क्या हो गया, मजबूत हो गया। मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यदि विनिमय दर स्थिर नहीं है, यदि विदेशी करेंसी का मूल्य जो है स्थिर नहीं है, तो दो संभावनाएं हो सकती है। पहला संभावना क्या होगा कि विनिमय दर बढ़ेंगे। दूसरी संभावना क्या है, विनिमय दर में कमी आएंगे। विनिमय दर में कमी आने का मतलब है विदेशी करेंसी का मूल्य कम होगा। जैसे देखो, मान लो कि $1 जो है 75 रुपीज़ के बराबर था, फिर $1 जो है ये आपका 73 रुपीज़ के बराबर हो गया, फिर $1 जो है आपका 70 रुपीज़ के बराबर हो गया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डॉलर का मूल्य जो है भारतीय करेंसी में, जिसे आप विनिमय दर कहते हैं, वो कम होता जा रहा। पहले डॉलर का मूल्य 75 था, फिर इसका मूल्य 73 हुआ, फिर इसका मूल्य जो है आपका 70 रुपीज़ हो गया। विनिमय दर या विदेशी करेंसी का मूल्य घट रहा, आप इसे रुपए का मजबूत होना कहते हैं। रुपए का मजबूत होना कहते हैं। यहाँ पे रुपए मजबूत हो रहा, किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देख सकते हैं आप कि पहले $1 को खरीदने के लिए हमें 75 रुपीज़ खर्च करने होते थे, और जब आज $1 70 रुपीज़ के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि अब हमें $1 को खरीदने के लिए मात्र 70 रुपीज़ खर्च करने होंगे। पहले की तुलना में अब आप कम रुपए खर्च कर रहे हैं डॉलर की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए। यह इस बात को बताता है कि अब रुपए डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया है। इसे हम एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी कहते हैं। और जब रुपए डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा, तो इसका तात्पर्य यह है कि डॉलर जो है रुपए के मुकाबले कमज़ोर हो रहा। कैसे, देखिए डॉलर यहाँ पे कमज़ोर हो रहा। कैसे, पहले $1 जो है 75 रुपीज़ को खरीद पाता था, अब जब $1 70 रुपये के बराबर हो गया, इसका मतलब है अब $1 जो है मात्र 70 रुपये को ही खरीद सकता है। डॉलर की क्रय करने की क्षमता जो है वो क्या हो गई, कम हो गई है। डॉलर यहाँ पे कमज़ोर हो गया है, राइट। तो मैं आपसे यह कह रहा था कि जब विनिमय दर अथवा विदेशी करेंसी का मूल्य, याद रखें विनिमय दर का अर्थ होता है विदेशी करेंसी का मूल्य, राइट। विनिमय दर का अर्थ होता है विदेशी करेंसी का मूल्य। तो अगर डॉलर का विनिमय दर 75 रुपीज़ है, इसका मतलब है डॉलर का विनिमय दर या डॉलर का मूल्य 75 रुपीज़ है, राइट। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर विनिमय दर स्थिर नहीं है, तो इन दोनों में एक संभावना आपको देखने को मिलेगा। या तो विनिमय दर बढ़ रहे होंगे, यानी रुपए कमज़ोर हो रहा होगा, या तो विनिमय दर घट रहे होंगे, रुपए मजबूत हो रहा होगा। और दोनों ही स्थितियां जो है हमारे इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। रुपए का कमज़ोर होना भी नुकसानदेह है, और रुपए का मजबूत होना भी नुकसानदेह है। बहुत लोग यह समझते हैं कि रुपए का मजबूत होना सही है हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रुपए का मजबूत होना हमारे लिए बेहतर होता, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट मैंडेट दिया जाता कि आप रुपए को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या मैंडेट दिया गया है कि आप विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास करें, आप विदेशी करेंसी के मूल्य को स्थिर रखने का प्रयास करें, ताकि रुपए ना तो ज़्यादा कमज़ोर हो और ना ही ज़्यादा मजबूत हो, राइट। इन दोनों के अपने अपने क्या है, नुकसान है, राइट। इन दोनों के अपने अपने नुकसान होते हैं, और यही कारण है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है विनिमय दर को या विदेशी करेंसी के मूल्य को स्थिर रखने का प्रयास करता है। अब हम लोग यहाँ पे यह सीखेंगे कि आरबीआई के द्वारा यह कैसे किया जाता है, राइट। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विनिमय दर को स्थिर कैसे रखा जाता है। तो देखिए, मैंने आप लोग को बताया कि जब विनिमय दर स्थिर नहीं है, तो या तो विनिमय दर बढ़ रहे होंगे या विनिमय दर कम हो रहा होगा। जैसे अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, यह स्थिति है। आपने देखा
कल ही जो है डॉलर के डॉलर का मूल्य जो है बढ़ गया आपका 73 to 74 और 75 हो गया, है ना। डॉलर का मूल्य बढ़ा, यानी अभी वर्तमान में यह स्थिति चल रहा, विनिमय दर बढ़ रहे हैं, विदेशी करेंसी यानी डॉलर का मूल्य जो है बढ़ रहा है, राइट। तो अगर यह स्थिति है तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि डॉलर के मूल्य और ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। जो डॉलर के मूल्य बढ़ रहे हैं ना, जो डॉलर के मूल्य बढ़ रहे हैं जिसके फलस्वरूप रुपए कमज़ोर हो जा रहा, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि डॉलर के मूल्य और ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर को बाजार में बेचती है ना। हमारी केंद्रीय बैंक क्या करेंगी, डॉलर को बाजार में बेचेंगे। इससे क्या होगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और जिसकी सप्लाई बढ़ेगा उसके भाव या उसके दाम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी समस्या क्या है बच्चों, समस्या हम लोग ये देख रहे हैं कि विनिमय दर बढ़ रहा, विनिमय दर बढ़ रहा, इसका मतलब क्या है, डॉलर के मूल्य बढ़ रहे हैं। अब डॉलर के मूल्य को बढ़ने से रोकना है ताकि रुपए और ज़्यादा कमज़ोर ना हो। तो डॉलर के मूल्य को बढ़ने से कैसे रोका जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप क्या करेंगी, डॉलर को बेचना प्रारंभ करेंगे। इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएंगी। देखिए डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, जिसका सप्लाई बढ़ता है उसके दाम खुद ब खुद कम हो जाते हैं, डॉलर के दाम कम हो जाएंगे और हमें इस समस्या से मुक्ति मिल जाएंगी। ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि आरबीआई डॉलर को कहाँ से बेचेंगे। आप लोग को मैंने बताया था पिछली क्लास में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा भंडार के प्रारक्षक के रूप में कार्य करता है। यानी हमारे पास जितने भी विदेशी मुद्रा का भंडार है वो सब के सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कस्टडी में है, राइट। आज के डेट के अनुसार मैं बताऊं, इंडिया के पास जो है 640 बिलियन डॉलर, 640 बिलियन डॉलर, आज क्या मैं बता रहा हूं, आज का 640 अरब डॉलर का हमारे पास विदेशी मुद्रा या डॉलर पड़ा हुआ है। इसी भंडार से निकाल कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर को बेचना प्रारंभ करेगा। देखिए समस्या को समझिए, समस्या है विनिमय दर बढ़ रहा, विनिमय दर बढ़ने का मतलब है डॉलर के मूल्य बढ़ रहे हैं। तो क्या किया जाए ताकि डॉलर के मूल्य में और ज़्यादा वृद्धि ना हो, तो डॉलर की सप्लाई को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिसका सप्लाई बढ़ेगा उसके दाम खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मुद्रा भंडार से डॉलर को निकाल कर उसे मार्केट में बेचना प्रारंभ करेंगी। इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ेंगी और डॉलर के मूल्य में जो वृद्धि हो रहा था उस वृद्धि में हमें यहाँ पे अब रुकावट देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर अगर समस्या विनिमय दर के कम होने की है, देखिए विनिमय दर जब कम होता है इसका मतलब है कि विदेशी करेंसी का मूल्य जो है कम हो जा रहा, राइट। विदेशी करेंसी का मूल्य कम हो जा रहा है जिसके फलस्वरूप रुपए मजबूत होता है ना। और रुपए का मजबूत होना भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे हमारे निर्यात में कमी आती है, हमारे वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में गिरावट हमें देखने को मिलता है। तो रुपए को मजबूत होने से बचाना है, यानी जो डॉलर के दाम लगातार कम होते जा रहे हैं इसे रोकना है। तो इसके लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार से डॉलर को खरीदेंगे, डॉलर की खरीद करेंगी। कौन, आरबीआई, आरबीआई द्वारा डॉलर की खरीद की जाएंगी। इससे डॉलर के जो दाम कम हो रहे थे अब इसके दाम स्थिर हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब आरबीआई के द्वारा डॉलर की खरीद की जाएंगी तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने से इसके प्राइस अब बढ़ने लगेंगे। अभी समस्या क्या था, समस्या था कि डॉलर के मूल्य कम होते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए आरबीआई डॉलर को खरीदना प्रारंभ करेंगे। जब आरबीआई डॉलर को खरीदेंगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से अब डॉलर के दाम जो है कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ने लगेंगे और हम विनिमय दर को स्थिर कर पाएंगे। और इस तरीके से
डॉलर की खरीद और बिक्री कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनिमय दर या डॉलर की मूल्य को स्थिर करने का प्रयास करता है, राइट। तो मूल्य के स्थिरता के साथ साथ आपको याद रखना है कि विनिमय दर को स्थिर करना या विदेशी करेंसी के मूल्य को स्थिर करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य होता है। ये मैंने आप लोग को उद्देश्य बताया। अब इसके बाद हम लोग भारत की जो नई मौद्रिक ढांचा है जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं, इसके संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नई मौद्रिक ढांचा। भारत की नई मौद्रिक व्यवस्था। इस नई मौद्रिक व्यवस्था को हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। तो नई मौद्रिक व्यवस्था की शुरुआत जो हुई (2016) में की गई। इस नई मौद्रिक व्यवस्था की जो शुरुआत की गई, कब की गई? वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई। किस कमेटी के सुझाव के आधार पर इस नई मौद्रिक व्यवस्था को शुरू किया गया है? उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव के आधार पर। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स। उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव के आधार पर। उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव के आधार पर इस नई मौद्रिक व्यवस्था को लागू किया गया है। कब से? वर्ष 2016 से। और इस नई मौद्रिक व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आपसे पूछा जाएगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, तो आप कहेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी नई मौद्रिक व्यवस्था है, जिसकी शुरुआत उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव के आधार पर वर्ष 2016 से की गई, राइट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस उर्जित पटेल कमेटी का जो गठन किया गया था, इस उर्जित पटेल कमेटी का गठन जो है आरबीआई के द्वारा 2013 में किया गया। एवं कमेटी ने अपना सुझाव वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद रखना है कि नई मौद्रिक व्यवस्था जिसे उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव के आधार पर लागू किया गया, इस कमेटी को आरबीआई ने 2013 में गठित किया था एवं इस कमेटी ने अपना सुझाव 2014 में दिया। इसी सुझाव में उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा कहा गया कि अब नई मौद्रिक व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। इसका नाम इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, राइट। तो अब हम लोग इस नई मौद्रिक व्यवस्था जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को अध्ययन करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के महत्वपूर्ण प्रावधान। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के महत्वपूर्ण प्रावधान। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है, ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि मौद्रिक नीति के 4 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से?
आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना। दूसरा मैंने आप लोग को बताया था रोजगार में वृद्धि लाना। फिर तीसरा मैंने आप लोग को बताया था मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करना, मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करना। एवं चौथा मैंने आप लोग को बताया था विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करना। ये 4 उद्देश्य माने जाते हैं मौद्रिक नीति के, जो हमने नई मौद्रिक व्यवस्था को 2016 से लागू किया है, जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कह रहे हैं। इस नई मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अब भारत में मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है वह है मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करना, राइट, है ना। नई मौद्रिक व्यवस्था जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कह रहे हैं, है ना, इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? मूल्य की स्थिरता को सुनिश्चित करना है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि अब ये उद्देश्य नहीं है, आर्थिक वृद्धि, रोजगार में वृद्धि या विनिमय दर की स्थिरता। अभी भी ये उद्देश्य है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब ये कहा गया है कि मूल्य को स्थिर करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य होगा, और बाकी उद्देश्य जो है उसे गौण या सेकेंडरी माने जाएंगे, राइट, है ना। तो 2016 से पहले की व्यवस्था को अगर आप समझेंगे तो उस समय चारों उद्देश्य को समान महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2016 में जो हमने नई मौद्रिक व्यवस्था को लागू किया, इसमें मूल्य को स्थिर रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मौद्रिक नीति का जो है वो सबसे प्रमुख उद्देश्य बताया गया। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान यह है, इस व्यवस्था में, नई मौद्रिक व्यवस्था जिसे हम क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि इसका उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल्य को स्थिर करना। तो इस व्यवस्था में आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब है जिस दर के साथ वस्तुओं के औसत मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में इन्फ्लेशन की दर 5% है, ले सपोज, है ना, मैं आपसे कहता हूं कि भारत में इन्फ्लेशन की दर 5% है, यानी मूल्य में पिछले साल की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है। मान लीजिए कि औसत मूल्य पिछले साल 100 रुपए था, तो इस साल 5% वृद्धि होकर यह 105 रुपए हो गया, राइट। तो मूल्य में जब वृद्धि होता, औसत मूल्य में जब वृद्धि होता, तो हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। हमारी जो नई मौद्रिक व्यवस्था है, इसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है मूल्य को स्थिर करना, और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको टारगेट कर रहा? इन्फ्लेशन को, राइट। तो इन्फ्लेशन के संबंध में जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे केवल अपने मौद्रिक नीति से प्राप्त करेगा, राइट। तो नई मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्फ्लेशन के संबंध में सरकार द्वारा टारगेट निर्धारित किया जाता है। टारगेट निर्धारित किया जाता है एवं आरबीआई उसे अपनी मौद्रिक नीति से प्राप्त करता है, ठीक है। स्वयं आरबीआई इन्फ्लेशन के संबंध में टारगेट सेट नहीं करता, याद रखें। इन्फ्लेशन के संबंध में टारगेट जो सेट किया जाता है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। आरबीआई क्या करेगी? उस टारगेट को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से।
तो वर्तमान में इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है? सरकार ने आरबीआई से कहा है कि आप इन्फ्लेशन के दर को 4% तक रखें। 4% का ये टारगेट है। यानी आरबीआई को अपने मौद्रिक नीति से, चूंकि मौद्रिक नीति के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो आरबीआई से कहा जा रहा है कि आप इन्फ्लेशन को 4% पर नियंत्रित रखेंगे। यानी वस्तुओं के मूल्य में 4% से ज्यादा वृद्धि नहीं होने चाहिए एक साल में, राइट? तो ये टारगेट है आरबीआई के लिए, जो कि इस मौद्रिक व्यवस्था में फिक्स किया गया। लेकिन इसमें आरबीआई को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इस टारगेट से 2% का जो डेविएशन है, डिपार्चर है या विचलन है, वो अलाउ किया गया है। कहने का मतलब है कि देखिए, टारगेट 4% का है, लेकिन 2% का विचलन किसी भी डायरेक्शन में अलाउ कर दिया गया है। 4% टारगेट है, अगर इन्फ्लेशन 5% भी हो जाए कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन 6% भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2% का यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। इस डायरेक्शन में भी ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। 4% का टारगेट है, अगर 3% भी इन्फ्लेशन है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 2% भी है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है 2% से कम नहीं होना चाहिए। अतः वास्तव में जो टारगेट है आरबीआई के लिए, आरबीआई को इन्फ्लेशन की दर को 2 से 6% के बीच रखना है। वैसे तो पॉइंट टारगेट आपका 4% है, लेकिन 2% का जो डिपार्चर है उसे अलाउ किया गया है, राइट? दोनों डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में 2% का डिपार्चर को अलाउ कर दिया गया। 4% है, 5 भी हो जाए कोई बात नहीं, 6 भी हो जाए कोई बात नहीं। आरबीआई को सुनिश्चित करना होगा कि इन्फ्लेशन की दर जो है 6% से ज़्यादा ना हो, या 3 भी हो जाए कोई बात नहीं, 2 भी हो जाए कोई बात नहीं, 2% से इन्फ्लेशन कम नहीं होना चाहिए। अन्यथा हमारे उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होंगे, उत्पादन करना नहीं चाहेंगे, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएंगे। प्रभावी ढंग से अगर हम सोचें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस नई मौद्रिक व्यवस्था में इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना है, राइट? ये दूसरा प्रावधान हो गया। और एक अंतिम प्रावधान मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये बदलाव जो है 2016 से किया गया, हम लोग देख रहे हैं 2016 से बदलाव किया गया। अब 2016 से यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी नीतिगत दरें हैं, जैसे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, हमने आपको बताया था कि इनका निर्धारण कौन करता है। हमने आपको बताया था कि जितने भी मात्रात्मक उपायों के अंतर्गत पॉलिसी रेट्स है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। 2016 से पूर्व इन सभी दरों का निर्धारण केवल और केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जा रहा था, और वह व्यक्ति था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, है ना? याद रखें, 2016 से पूर्व जितने भी पॉलिसी रेट्स है, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी रेट्स का निर्धारण केवल और केवल आरबीआई के गवर्नर के द्वारा किया जा रहा था। उनके पास ये पावर एक्सक्लूसिव था। किंतु नई मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कह रहे हैं, इसमें बदलाव लाया गया है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा प्रावधान है, नई व्यवस्था के अंतर्गत नीतिगत दरों का निर्धारण, नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु 6 सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है। इस चीज को आप यहाँ पे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि इस नई मौद्रिक व्यवस्था में जितने भी पॉलिसी रेट्स है, जितने भी नीतिगत दरें हैं, इनके निर्धारण के लिए एक 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि 3 सदस्य जो हैं
आरबीआई के होते हैं, आरबीआई के, जिसमें कि एक आरबीआई का गवर्नर भी होगा, एक आरबीआई का गवर्नर भी होगा, और इसमें 3 सदस्यों का मनोनयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। मनोनयन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाता है, 4 वर्षों के लिए किया जाता है। ये 6 सदस्य मिलकर जो है अब क्या कर रहे हैं, नीतिगत दरों का निर्धारण कर रहे हैं, आपको याद रखना है, राइट। पहले ये पावर केवल और केवल आरबीआई के गवर्नर के पास था, अब उनके पावर को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब आरबीआई के गवर्नर अकेले इन पॉलिसी रेट्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनका निर्धारण नहीं कर सकते। इसके लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी के नाम से जानते हैं। और इस कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई की ओर से होंगे, जिसमें कि एक आपका आरबीआई का गवर्नर होगा, और 3 सदस्यों का मनोनयन इस कमेटी में सरकार के द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाता है। ये 6 के 6 सदस्य मिलकर अब नीतिगत दरों का निर्धारण करते हैं, राइट। तो ये चेंज यहाँ पे इस नई मौद्रिक व्यवस्था में लाया गया है, जिसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। तो इन कमेटी का जो बैठक होता है ना, आपको याद रखना होगा, हर एक 2 महीने में, प्रत्येक 2 महीने में एक बार होता है, प्रत्येक 2 महीने में एक बार होता है। 2 महीने में एक बार, यानी वर्ष में इनकी बैठक 6 बार होती है। देखिए, हमारा जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, हमने आपको बताया अप्रैल में होता है ना। तो इसकी पहली बैठक अप्रैल में होती है, दूसरी बैठक जो है जून में होगा, है ना। फिर जुलाई को छोड़ दीजिए, फिर तीसरी बैठक अगस्त में, सितंबर को छोड़ दीजिए, फिर अक्टूबर में होगा, नवंबर को छोड़ दीजिए, फिर दिसंबर में होगा। अभी दिसंबर चल रहा, 8 दिसंबर है। अभी आप देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का यहाँ पे बैठक होगा, और उसमें तय किया जाएगा कि इन नीतिगत दरों में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। तो दिसंबर में होगा, और दिसंबर के बाद जनवरी को छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा आपका फरवरी में होगा। देखिए 6 हो गए, है ना। अप्रैल में, फिर मई को छोड़ के जून में होगा, जुलाई को छोड़कर अगस्त में होगा, सितंबर को छोड़कर अक्टूबर में, नवंबर को छोड़कर दिसंबर में, जनवरी को छोड़कर फिर आपका फरवरी में। तो वर्ष में 6 बार इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक होता है, जिसमें नीतिगत दरों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। ये नई मौद्रिक व्यवस्था जो है लागू किया गया 2016 से, इसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। तो इसके प्रमुख प्रावधान को फिर से मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं। इसके अंतर्गत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मौद्रिक नीति का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य माना गया है, मूल्य की स्थिरता। अन्य उद्देश्य को हम यहाँ पे सेकेंडरी मानेंगे। दूसरा, मैंने आप लोग को बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार इन्फ्लेशन के संबंध में टारगेट जारी करती है, और ये टारगेट वर्तमान में 4% है, लेकिन 2% का विचलन इस टारगेट से किसी भी डायरेक्शन में अलाउ कर दिया गया है। अतः प्रभावी ढंग से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से इन्फ्लेशन की दर को 2 से 6% के बीच में मेंटेन करना है। फिर मैंने आप लोग को बताया कि नई मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पॉलिसी रेट्स, यानी बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके निर्धारण हेतु एक 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें कि 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य सरकार के द्वारा 4 वर्षों के लिए मनोनीत किए जाते हैं। यह हमारी नई मौद्रिक व्यवस्था है। आज की क्लास में मैंने आप लोग को ये मौद्रिक नीति को बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।